तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे पौधों में पुष्पीय या पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। क्लास 12th में हम आप पढ़ेंगे पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। तो जनन की बात आती है तो पहले बात करते हैं जनन। जनन क्या होता है या जनन किसे कहते हैं और जनन से क्या तात्पर्य है। जनन मीन्स होता है कि डेफिनेशन लिखेंगे कि अपने जैसी संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। जनन कहलाता है। अब ये दूसरे शब्दों में बात की जाए तो आप इसमें ऐसे भी लिख सकते हैं कि सभी जीव अपनी जात को स्थिरता बनाने के लिए जो है रखने के लिए इस जो संतति करते हैं वो जनन कहलाता है। अब बात आती है जनन। अब जनन की बात आती है, हम पढ़ेंगे पहली इकाई में पुष्पीय पादपों में। पुष्पीय पादपों में तो पुष्पीय पादप की मतलब ये होता है कि पुष्प के बारे में। पुष्प जैसे आपने कोई पुष्प लिया है ना, कोई सा पुष्प ले लेंगे तो पुष्प के बारे में पढ़ना है। तो पुष्प की बात आती है तो पुष्प के भाग क्या होते हैं। पहले आता है पुष्प। पुष्प तो बेटा देखो पुष्प का मतलब ही है कि फ्लावर, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लावर। अब बात आती है कि पुष्प के भाग। भाग ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। पहला बाह्य दल पुंज। बाह्य दल पुंज इसे इंग्लिश में पढ़ते हैं कैलिक्स। अब बाह्य दल पुंज क्या होता है ना। इसके बाद आता है नंबर 2 दलपुंज। नंबर 3 आपका आता है पुमंग। और नंबर 4 आपका आता है जायांग। जायांग ये मुख्यतः 4 भाग होते हैं, बाह्य दलपुंज, पुमंग और जायांग। यानी कि बाह्य दलपुंज, पुमंग, जायांग। अब बात आती है कि फर्स्ट आपका जो पार्ट है वो है आपका बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज पुष्प का जो सबसे बाहरी भाग होता है वो कहलाता है बाह्य दलपुंज। क्या कहलाता है, यहां लिखेंगे पुष्प का सबसे बाहरी भाग बाह्य दलपुंज कहलाता है। ठीक है, इसके बाद आता है दलपुंज। दलपुंज ये पुष्प का दूसरा भाग होता है। होता है ये 4 या 6 चक्रीय
रूप में होते हैं जो पुष्प की रक्षा करते हैं। तीसरा भाग आता है आपका पुमंग। पुमंग दलपुंज नहीं लिखा है। पुमंग, पुमंग ये पौधे का व पुष्प का नर भाग होता है। नर भाग होता है जिसमें पुंकेसर पाया जाता है। पाया जाता है यानी कि अब थोड़ा इस पर विचार करते हैं। जनन, अपने जैसी संतान उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। दूसरे शब्दों की बात की जाए, अपने जैसी संतति को उत्पन्न करना ही जनन कहलाता है। यानी कि अपना अस्तित्व बचाए रखने के लिए, चाहे मनुष्य हो, चाहे पौधे हो, चाहे क्या नाम पशु हो, सभी अपने अपने तरीके से जनन करते हैं। पुष्प के भाग की बात की जाए, पुष्प के भाग 4 होते हैं मुख्यतः। वाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। वाह्य दलपुंज ये पुष्प का सबसे बाहरी भाग होता है। दलपुंज ये पुष्प का दूसरा भाग होता है। ये 4 या 6 के रूप में चक्री लगे होते हैं और पुष्प की सहायता करते हैं। और पुमंग ये पुष्प का नर भाग होता है जिसमें पुंकेसर पाया जाता है। इसके बाद क्या है, आपका आता है भाग जायांग। जायांग की बात की जाए, चौथा भाग आता है जायांग। जायांग बेटा ये होता है मादा भाग, जिसमें स्त्री केसर पाया जाता है। स्त्री केसर पाया जाता है। यानी कि जायांग में जो है ये पुष्प का मादा भाग होता है जिसमें स्त्री केसर पाया जाता है। यानी कि जायांग क्या है, ये मादा भाग होता है और मादा भाग जो होता है जिसमें पुंकेसर की जगह स्त्री केसर क्या पाया जाता है, स्त्री केसर। ये यानी कि ये फीमेल पार्ट, फीमेल है और उसमें ये पाया जाता है पुंकेसर पुमंग में। ये पुष्प का जो होता है मादा भाग, क्या कहलाता है, मादा भाग। अब बात आती है कि पुष्प जो होते हैं आवृत बीजियों का एक आकर्षक अंग होता है। क्या होता है, पुष्प आवृत बीजी, आवृत बीजी पौधों का एक आकर्षक अंग होता है। समझ रहे, ये पुष्प जो है आवृत बीजी पौधों का एक आकर्षक अंग होता है। इसमें आवृति बीजी या पुष्पी पादपों में लैंगिक जननांग पुष्प के में पाए जाते हैं। लैंगिक जननांग पुष्प में पाए जाते हैं। पुष्पों में पुष्पीय उपांगों और के 4 समूहों में इसे बांटा जाता है, वाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग व जायांग। पुष्प दल जननांगों की रक्षा तथा परागण कीट के लिए सहायक होते हैं और
पुमंग में जायांग क्रमशः नर एवं मादा प्रजनन के अंग होते हैं। बात आती प्रजनन, प्रजनन अंग की बात की जाए, प्रजनन, प्रजनन जो अंग पूछा जाएगा तो आप बताएंगे क्या? पुमंग तथा जायांग। पुमंग तथा जायांग ये होते हैं आपके प्रजनन अंग। कैसे होते हैं? प्रजनन अंग। पुमंग में क्या होता है? नर भाग, और जायांग में क्या होता है? मादा भाग। ठीक है, यानी कि पुमंग में नर भाग क्या है? पुंकेसर, और मादा में स्त्री केसर। प्रश्न आ जाता है कि पुष्प का नर भाग बताइए या पुष्प का मादा भाग बताइए, तो आप बताएंगे कि पुष्प यदि ऑप्शन में दिया गया पुमंग या जायांग तो ये बताएंगे, और यदि ये नहीं दिया गया है तो ये पुंकेसर या स्त्री केसर दिया जाएगा। तो इसमें से आप एक को चूज करना पड़ेगा। यदि मादा भाग पूछा जाएगा तो स्त्री केसर बताएंगे, और पुरुष भाग पूछा जाए तो पुंकेसर बताएंगे। और पुंकेसर में पाई जाती है लघु बीजाणु धानी, लघु बीजाणु धानी होती है। अब प्रश्न आता पड़ता है आपका कि लघु बीजाणु धानी कहां पाई जाती है, तो आप बताएंगे कि पुष्प के नर भाग में, पुष्प के नर भाग में लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। और स्त्री केसर या स्त्री केसर लिख दें, या ये लिख दें जायांग लिख दें। जायांग में क्या पाया जाता है? स्त्री केसर, और स्त्री केसर में पाई जाती है गुरु बीजाणु धानी, बीजाणु धानी। यानी कि पुंकेसर में लघु बीजाणु धानी, और जायांग या स्त्री केसर में, जायांग पुष्प का ये फीमेल पार्ट होता है, फीमेल पार्ट में स्त्री केसर होता है, स्त्री केसर में गुरु बीजाणु धानी पाई जाती है, गुरु बीजाणु धानी पाई जाती है। ये विशेषकर बहुत ही अच्छे तरीके से समझना चाहिए। अब बात करते हैं पुंकेसर के बारे में। इसके बारे में बात आई है पुंकेसर, ये लिखा पुंकेसर। अब पुंकेसर के बारे में समझेंगे कि पुंकेसर क्या है और पुंकेसर से क्या क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे अच्छे तरीके से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पुमंग पुंकेसर, पुंकेसर। अब देखिएगा पुंकेसर, पुंकेसर पुष्प का नर जननांग होता है। पुंकेसर क्या होता है? पुष्प का नर जननांग होता है, नर जननांग होता है। अब प्रश्न आ जाता है कि पुष्प का नर जननांग क्या होता है, तो आप बताएंगे पुंकेसर पुष्प का नर जननांग होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये जो दो भागों में परागकोष्ठों में, दो भागों में, इसमें दो भाग परागकोष्ठों में बटा होता है, दो भागों परागकोश में विभाजित परागकोशों में व पुतंतु से मिलकर बना होता है, व पुतंतु से मिलकर बना होता है, बना होता है। किससे बना होता है? परागकोश व पुतंतु से मिलकर बना होता है। क्या? पुंकेसर क्या बना होता है?
पुंकेसर बना होता है। पुंकेसर में प्रायः परागकोश 2 पालियों का बना होता है। पुंकेसर में पराग कण या पराग कण, इसमें आप देखेंगे कि ये पराग जो कोष होते हैं, परागकोश जो होते हैं 2 पालियों कोष, 2 पालियों में का बना होता है, बना होता है। इसमें जो है द्विकोष्ठी पुंकेसर भी कहते हैं। 2 पालियों का बना होता है। इसमें परागकोश व पुंतंत्र से मिलकर बना होता है। पुंकेसर में परागकोश 2 पालियों का बना होता है। इसका नतीजा है तो इसे पढ़ते हैं द्विपरागकोष्ठ, द्विपराग कोष्ठ या कोष्ठी या कोष्ठी पुंकेसर भी कहते। प्रत्येक परागकोश में 4 लघुबीजाणु धानियां होती हैं। प्रत्येक परागकोश में, प्रत्येक परागकोश में 4 लघुबीजाणु धानियां होती हैं। यानी प्रत्येक का मतलब प्रत्येक परागकोश कितने हैं इसमें 4, तो ये अब प्रत्येक में कितनी पाई जाती हैं 4 लघुबीजाणु धानी क्या पाई जाती है 4। अब इसमें क्या है कि लघुबीजाणु धानियों की संरचना, लघुबीजाणु धानी बात आई है, पहले इसको लिखेंगे लघुबीजाणु धानी। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जरा ध्यान से समझेंगे और हर बार इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर बार पूछे जाएंगे, फिर पूछा जाएगा। तो इसमें देखो बेटा लघुबीजाणु धानी की संरचना, इसमें 4 भित्ति परतें होती हैं। कितनी 4 भित्ति परतें होती हैं। कितनी होती 4 भित्ति परतें, 4 भित्ति परतें होती है। और इसमें जो है अंतः स्तर की बात है, बाह्य त्वचा यानी कि एपिडर्मस और अंतः स्तर यानी कि एंडोडर्मस और मध्य परत मिडिल लेयर्स एंड टेपिटम यानी कि टेपिटम भी होता है। टेपिटम क्या होता है, टेपिटम कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे टेपिटम लघुबीजाणु धानी की सबसे लास्ट जो परत होती है वो कहलाती है टेपिटम। तो यानी कि लघुबीजाणु धानी की जो परतें होती हैं 4, वो कौन कौन सी होती हैं। पहली होती है एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा, बाह्य त्वचा। नंबर 2 होती है आपकी नंबर 2 इसमें होती है आपकी अंतः स्तर, अंतः स्तर। नंबर 3 होती है मध्य स्तर और नंबर 4 जो होती है टेपिटम। यानी कि लघुबीजाणु धानी की जो सबसे लास्ट परत होती है टेपिटम। प्रश्न आ जाता है कि टेपिटम कहाँ पाया जाता है, तो आप बताएंगे टेपिटम पुष्प के नर भाग में उपस्थित लघुबीजाणु धानी की अंतिम जो परत होती है वो टेपिटम कहलाती
है। ठीक है, अब आगे पढ़ेंगे इसमें लघु बीजाणु धानी के बारे में या लघु बीजाणु जनन। इसमें क्या होता है, लघु बीजाणु जनन मात्र कोशिका में लघु बीजाणुओं को बनने की क्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। अब बात आती है लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणु जनन, इसमें क्या होता है कि आप इसमें देखेंगे कि मात्र कोशिका से लघु बीजाणुओं के बनने की क्रिया, मात्र कोशिका, मात्र कोशिका से लघु बीजाणुओं के बनने की क्रिया, लघु बीजाणु की बनने की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। लघु बीजाणु जनन कहलाती है, जनन कहलाती है। यानी कि लघु बीजाणु जनन क्या होता है, तो आप बताएंगे मात्र कोशिका से लघु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। फिर समझिएगा, लघु बीजाणु जनन यानी मात्र कोशिका से लघु बीजाणुओं की बनने की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन कहलाती है। द क्लियर। अब आप इसके आगे पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बात आती है कि परागकण की संरचना। प्रश्न आ रहा है परागकण की संरचना। परागकण की संरचना, इसमें क्या है कि आप देखें परागकण जो नर युग्मध्य या प्रथम कोशिका है, ये परागकण की कैसी कोशिका है, पहली प्रथम, ये प्रथम कोशिका है। प्रथम कोशिका है और प्रथम कोशिका जब है इसमें क्या करना है कि जैसे ही इसमें परागकण नर युग्म भेद में ये प्राथमिक कोशिका परागकण की व्यक्ति दो स्तरों से बाह्य चोल से तथा अंतः चोल से बनी रहती है। इसकी संरचना परागकण की, परागकण की जो संरचना होती है वो कैसी बनी, किससे, दो चोलों से, बाह्य से एक अंतः से, चोलों से घिरी रहती है। और इसमें जो है एक्सिन या बाह्य चोल अंतः चोल की बनी होती है। बाह्य चोल कठोर व खुरदरा होता है। बाह्य चोल कैसा होता है, कठोर, कठोर होता है। बाह्य चोल जो होता है कठोर यानी कि मजबूत होता है। कैसा होता है, मजबूत। और अंतः चोल, अंतः चोल जो होता है थोड़ा सॉफ्ट होता है। कैसा होता है, सॉफ्ट होता है, यानी कि स्पोरोपेलिन्स या बसी पदार्थ का बना होता है। और जबकि अंतः चोल थोड़ा होता है सॉफ्ट या कोमल, या कोमल होता है, कोमल नरम होता है। और ये जो बना होता है
वो होता है पेक्टोसेल्यूलोज। पेक्टोसेल्यूलोज पेक्टोसेल्यूलोज से बना होता है। क्या बना होता है? प्रश्न आएगा कि अंतःचूल किसका बना होता है, तो आप बताएंगे पेक्टोसेल्यूलोज। और अंतःचूल कैसा होता है? कोमल। कैसा होता है? कोमल, सॉफ्ट होता है। और बाह्य चोल कठोर होता है। और ये जो बना होता है स्पोरोपोलेनिन, पोलेनिन यानी कि बाह्य चोल होता है, खुरदरा होता है, कठोर होता है। और ये बना होता है स्पेरोपोलोनिन। किसका बना होता है? स्पोरोपोलोनिन। यानी कि बाह्य चोल जो होता है पराकड़ का, वो कठोर होता है, मजबूत होता है, हार्ड होता है। और ये बना होता है स्पेरोपोलोनिन नामक प्रोटीन से बना होता है। अंतःचोल सॉफ्ट होता है और वो पेक्टोसेल्यूलोज से बना होता है। पेक्टोसेल्यूलोज से बना होता है। अब बात आती है कि परिवर्धन, यानी कि नर युग्मक भेद का परिवर्धन क्या होता है। अब इसमें देखेंगे आप क्या कैसे करेंगे, थोड़ा और समझेंगे अच्छे तरीके से। अब क्या करना है, बात करते हैं जायांग की। अभी आप पढ़ रहे थे कि क्या पुमंग के बारे में, अब जायांग के बारे में पढ़ेंगे। जायांग ये पुष्प का मादा भाग होता है। ये पुष्प का जायांग जो है कैसा भाग होता है? मादा भाग होता है। ठीक है। और इसमें क्या पाया जाता है? स्त्री केसर। क्या पाया जाता है? स्त्री केसर। यानी इसमें स्त्री केसर पाया जाता है। अब क्या है कि ये जायांग एक अंडक युक्त अर्थात एक अंडपी या अनेक अंडकों से युक्त होता है। ये स्त्री केसर जो होता है एक अंडपी या बहुअंडपी। बहुअंडपी होता है। इसमें प्रत्येक स्त्री केसर अंडक के 3 भाग दिखाई देते हैं। इसमें प्रत्येक अंडक के 3 भाग दिखाई देते हैं। यानी कि इसमें जो है 3 भाग, प्रत्येक अंडक के 3 भाग दिखाई देते हैं। किसमें? जायांग में। किसमें? जायांग में। पहला भाग आप देखेंगे तो अंडाशय होगा। क्या होगा? पहला भाग अंडाशय। अंडाशय होगा। दूसरा भाग इसका होगा, आप पहले अंडाशय, और अंडाशय के बाद आपका बनेगा वर्तिका नहीं, सॉरी, अभी आप अंडाशय और इसमें जो है वर्तिका। हाँ ठीक है, वर्तिका। और तीसरा भाग होता है वर्तिकाग्र।
यानी कि पहला भाग अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। पहला भाग अंडाशय, दूसरा वर्तिका, दूसरा वर्तिकाग्र। यानी कि इस टाइप की जो संरचना आपके मिलेगी अंडाशय की, एक आपको इस टाइप की मिलेगी, बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इस टाइप की एक संरचना आपको मिलेगी। ये आपका हो गया वर्तिकाग्र, और ये आपका हो गया अंडाशय। ठीक है, और ये हो गया आपका वर्तिका। यानी कि इसमें 3 भाग स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। क्या आता है? वर्तिकाग्र या अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र। यानी कि इसमें जो 3 भाग दिखाई देते हैं वो अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र होते हैं। ये किसमें होते हैं? जायांग में होते हैं। किसमें होते हैं? जायांग। और जायांग क्या होता है? पुष्प का मादा भाग होता है जिसमें स्त्री केसर पाया जाता है, और स्त्री केसर में गुड़ बीजाणुधानी भी पाई जाती है। दैट्स ऑल। अब आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप टॉपिक पढ़ेंगे इसके भाग जो आपको मैंने बताए हैं अभी। ठीक है, ये अभी बताए थे अंडाशय और वर्तिका तथा वर्तिकाग्र। ये आप पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप देखेंगे तो अच्छे तरीके से पढ़िए बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।